Hello friends, welcome to the video lecture series presented by Abel Mathematics Club. This is the video lecture in the sequence of the lectures on complex analysis. पिछले lectures में हमने function of complex variable, उसके बाद उसके limit के बारे में देखा था. As a special case we have gone through the limit at infinity as well. Today we are going to discuss continuity of function of complex variable. मतलब फंक्शन जो है z वो कोई एक पॉइंट के ऊपर कंटिन्यूस है z0 के ऊपर, उसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं. सो लेट अस स्टार्ट विद द definition of the continuous function goes like this. A function z is said to be continuous at the complex point z0 if limit z tends to z0 f of z exists, value of f at z0, that is f of z0 exists, and limit of fz as z tends to z0 is equal to f of z0. अभी थर्ड जो कंडीशन है वो इक्वालिटी मेंशन करती है, लिमिट ऑफ fz when z tends to z0 and f of z0 that must be same. तो ये जो थर्ड कंडीशन है it will obviously imply conditions number 1 and 2. राइट. सो दो वैल्यू सेम तभी होगी जब हम लोग उसको फाइनाइट और एग्जिस्टेंस देखेंगे, उसकी एग्जिस्टेंस होगी तभी. तो मतलब थर्ड कंडीशन ऑब्वियसली विल इंप्लाई एग्जिस्टेंस ऑफ कंडीशंस 1 एंड 2. अगर कोई एक फंक्शन एक रीजन आर के सभी पॉइंट के ऊपर कंटिन्यूस है तो हम ये कह सकते हैं कि दैट फंक्शन इज कंटिन्यूस ऑन आर. If a function is continuous at every point in some region R of Z plane, then we say that a function is continuous throughout, that is continuous on R. अगर continuity की और एक definition के बारे में हम देखें, और जो definition है वो हम limit के ऊपर definition बना रखते हैं कि a function fz is said to be continuous at z0 if for every positive real number epsilon there exists positive real number delta such that mod fz minus fz0 less than epsilon whenever 0 less than mod z minus z0 less than delta. तो यहाँ पे हम जो ये जो लिमिट की ये जो डेफिनेशन है कंटिन्यूटी की, वो लिमिट की डेफिनेशन जैसे ही है. लिमिट ऑफ fz में भी हमने ऐसे ही डिफाइन किया था, वहां पे हमने ऐसे लिया था फॉर एवरी पॉजिटिव रियल नंबर एप्सिलॉन देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव रियल नंबर डेल्टा सच दैट mod fz minus w0 less than epsilon whenever 0 less than mod z minus z0 less than delta. मतलब वहां जो लिमिट की वैल्यू थी वो w0 थी. यहां पे जो लिमिट की वैल्यू है लिमिट ऑफ fz, उसकी वैल्यू f of z0 होनी चाहिए. तो हम यहाँ पे mod fz minus fz0 less than epsilon रखते हैं whenever 0 less than mod z minus z0 less than delta. तो ये एक अल्टरनेट फॉर्म हो गया कंटिन्यूटी का using the concept of limit or definition of limit. Let us go further with the few things to learn in terms of the continuity of the function. पहली जो है वो है algebraic properties है. कोई फंक्शन, दो फंक्शंस दिया गया है f and g, तो algebraic properties of continuous functions says that if f and g are continuous functions at a certain point z0, then addition of f and g, f plus g is continuous at z0, same as the difference f minus g is continuous at z0, same as the product f into g is continuous at z0, and finally the division f by g is continuous at z0 provided denominator g of z0 should not be 0. डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, वो जो कंडीशन है. मतलब कोई भी अलजेब्रिक ऑपरेशन हम ले ले, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन, अगर दो फंक्शंस कंटिन्यूस है तो ये सारे अलजेब्रिक ऑपरेशंस से जो भी हमें फंक्शन मिलता है वो कंटिन्यूस होगा. डिवीजन में हम एक कंडीशन लेके चलते हैं कि जो डिनोमिनेटर वाली टर्म है वो 0 नहीं होनी चाहिए, यानी कि g of z0 शुड नॉट बी 0. इसकी प्रूफ काफी इजी है. हम लोग सिर्फ लिमिट का यूज करेंगे यहाँ पे. अगर f कंटिन्यूस है z0 के ऊपर तो हम क्या लिखते हैं, लिमिट z टेंड्स टू z0 fz इक्वल टू f of z0. ये हो गई कंटिन्यूटी के बारे में, f की कंटिन्यूटी के बारे में. वैसे ही g भी कंटिन्यूस है z0 के ऊपर, तो हम लिखेंगे लिमिट z टेंड्स टू z0 g of z इक्वल टू g of z0. ठीक है ना. तो हमें चाहिए एडिशन, हमें चाहिए लिमिट z टेंड्स टू z0 f प्लस g of z.
और एफ प्लस जी कंटिन्यूस है z0 के ऊपर, तो हमें क्या प्रूव करना होगा, लिमिट z टेंड्स टू z0 एफ प्लस जी ऑफ z शुड बी इक्वल टू एफ प्लस जी ऑफ z0। तो हम स्टार्ट करते हैं लिमिट z टेंड्स टू z0 एफ प्लस जी ऑफ z से। एफ प्लस जी ऑफ z हो गया एफ z प्लस जी z, ठीक है ना। तो एडिशन में हम लिमिट डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ये हमने पिछले लेक्चर्स में देखा था जब हमने लिमिट की डेफिनेशन और उसकी प्रॉपर्टीज देखी थी, तब ये लिमिट ऑफ एफ जेड प्लस जी जेड विल बी सेम एज लिमिट ऑफ एफ जेड प्लस लिमिट ऑफ जी जेड, आप रेफर कर सकते हो। तो अगले लेक्चर्स, तो लिमिट z टेंड्स टू z0 एफ जेड प्लस जी जेड हो जाता है लिमिट z टेंड्स टू z0 एफ जेड प्लस लिमिट z टेंड्स टू z0 जी जेड। अभी लिमिट ऑफ एफ जेड है वो है एफ जेड जीरो, लिमिट ऑफ जी जेड है वो है जी जेड जीरो, तो इसकी वैल्यू हम रख देते हैं तो मिल जाएगा एफ जेड जीरो प्लस जी जेड जीरो, यानी कि ये हो गया एफ प्लस जेड जेड जीरो, यानी कि हमें मिल गया लिमिट एफ जेड टेंड्स टू जेड जीरो एफ प्लस जी ऑफ जेड इक्वल टू एफ प्लस जी ऑफ जेड जीरो। इसका मतलब है एफ प्लस जी इज कंटिन्यूअस एट जेड जीरो। उसी तरीके से हम अगर आगे जाए सब्ट्रैक्शन की ओर, डिफरेंस की ओर, तो यहां पे f माइनस जी आएगा, यहां पे एफ जेड माइनस जी जेड आएगा। सेम वे इफ यू गो फर्दर वी कैन कंक्लूड लाइक दिस, लिमिट z टेंड्स टू z0 f माइनस जी ऑफ z शुड बी इक्वल टू f माइनस जी ऑफ z0। उसी तरीके से हम प्रोडक्ट ले लेते हैं, उसी तरह से हम डिवीजन ले लेते हैं, तो सारे के सारे प्रॉपर्टीज इसी तरह से हम प्रूव कर सकते हैं। सो मैं चाहता हूं कि आप इसमें ट्राई करें सेकंड, थर्ड और फोर्थ, नॉट अ डिफिकल्ट टास्क। इसी तरीके से हम लोग उसको सेकंड, थर्ड और फोर्थ को भी प्रूव कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं कंटिन्यूटी की ओर। हाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये रियल वेरिएबल में भी सही था, इसमें भी सही है कि कंपोजिशन ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शंस कंटिन्यूअस। अगर हम दो फंक्शंस लेते हैं एफ और जी और इसका कंपोजिशन लेते हैं एफ ओ जी, आपको पता है शायद कि कंपोजिशन कैसे डिफाइन होता है, एफ ओ जी ऑफ, लेट अस टेक रियल वेरिएबल केस, एफ ओ जी ऑफ एक्स, इट विल बी एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ये एक कंपोजिशन हुआ। दूसरा कंपोजिशन होता है जी ओ एफ, जी ओ एफ ऑफ एक्स इज जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। और हमें पता है एफ ओ जी और जी ओ एफ इक्वल नहीं होते, इन जनरल दे आर नॉट इक्वल, एफ ओ जी इज नॉट इक्वल टू जी ओ एफ। जो कंपोजिशन है वो कम्यूटेटिव ऑपरेशन नहीं है, राइट, हर जगह वो सेम नहीं हो सकता है। तो यहां पे हम बात कर रहे हैं ऐसे कंपोजिशन की, अगर दो फंक्शंस हमें कंटिन्यूअस दिए गए हैं तो इसका कंपोजिशन भी कंटिन्यूअस होगा। अगर हम GOF की बात करें ना, GOF की, तो f मानो a से b तक डिफाइन किया हुआ है। हम रियल वेरिएबल की अगर बात करें तो पहले f जो है वो a टू b डिफाइन किया हुआ है मानो, तो अगर g का डोमेन है वो क्या होगा, GOF मतलब g ऑफ fx, यानी कि f की जो रेंज है, f की जो रेंज है उसमें जो भी पॉइंट्स आते हैं वो g का डोमेन हो जाएगा ना, क्योंकि g ऑफ fx हमें मिलेगा, तो fx की जो वैल्यू है वो g के डोमेन को मिलेगी, मतलब डोमेन की तरह वर्क करेगी। तो f की जो रेंज के सारे पॉइंट्स है दैट विल वर्क एज डोमेन ऑफ g, ठीक है ना। उसका यही कंसिडरेशन हुआ कि f का जो को डोमेन है वो g के डोमेन का सबसेट होगा। अगर f इज फ्रॉम a टू b एंड g इज फ्रॉम c टू d, then b should be subset of c, कोडोमेन ऑफ f should be subset of डोमेन ऑफ g, तभी जाके हमें, और रेंज ऑफ f, कोडोमेन तो नहीं लेकिन रेंज ऑफ f शुड बी सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ g। g की रेंज जो है, जो भी इमेजेस है, और सारे के सारे इमेजेस है वो g के डोमेन में आनी चाहिए। सो रेंज ऑफ f शुड बी सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ g, ये कंडीशन लेके हम बढ़ते हैं आगे, ठीक है। तो यहां पे भी z में वही तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। लेट अस स्टार्ट विद द फंक्शन w इक्वल टू fz, हमने fz को एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया है w। लेट w इक्वल टू fz बी एक फंक्शन डिफाइंड इन द नेबरहुड z माइनस z0 लेस देन डेल्टा, z0 का कोई एक डेल्टा नेबरहुड है जहां पे ये फंक्शन पूरा का पूरा डिफाइन हुआ है। हम लोग ये प्रूव करने वाले हैं कि अगर f z0 के ऊपर कंटिन्यूअस है, g z0 के ऊपर कंटिन्यूअस है, तो GOF भी z0 के ऊपर कंटिन्यूअस होना चाहिए, ये हम प्रूव करना है, ठीक है। f इज कंटिन्यूअस एट z0,
जी इज कंटिन्यूस एट एफ जेड जीरो, क्योंकि जी क्या है, जी और एफ हम कंपोजिशन लेते हैं, तो जी का डोमेन है वो इमेजेस आएगी, एफ की इमेजेस आएगी जी के डोमेन में, तो हम लेंगे जी इज कंटिन्यूस एट एफ ऑफ जेड जीरो, नॉट जेड जीरो, राइट। एफ इज कंटिन्यूस एट जेड जीरो, जी जो है वो कंटिन्यूस होगा एफ ऑफ जेड जीरो के ऊपर, ताकि जी ओ एफ हमें प्रूव करना है कि इट इज कंटिन्यूस एट जेड जीरो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने एक w इक्वल टू एफ जेड फंक्शन लिया है जो कि जेड जीरो के कोई एक डेल्टा नेबरहुड में डिफाइंड है, और दूसरा हम लेंगे फंक्शन g ऑफ w, यानी कि g ऑफ एफ जेड, क्योंकि हमें g ओ एफ चाहिए, तो हम दूसरा फंक्शन लेंगे कैपिटल w, उसको डिनोट करेंगे कैपिटल w इक्वल टू g ऑफ w, g ऑफ स्मॉल w, दैट इज g ऑफ एफ जेड। कंसिडर दिस फंक्शन टू बी डिफाइंड with the domain of definition containing the images of neighborhood of z0, यानी कि जो नेबरहुड हमने लिया था mod z माइनस जेड जीरो लेस देन डेल्टा, जहां पे f फंक्शन डिफाइन है, उसके इमेजेस का जो सेट है वो g का डोमेन हो जाएगा। मतलब mod z माइनस जेड जीरो लेस देन डेल्टा, ये जो है वो f का नेबरहुड हुआ, वो नेबरहुड में जितने भी पॉइंट्स है उसकी हम इमेज लेंगे अंडर f, वो जो इमेजेस का सेट है वो हमारा g का डोमेन हुआ, राइट। g ऑफ एफ जेड के लिए g का डोमेन हुआ। सो g ऑफ w, दैट इज g ऑफ f ऑफ z, विल बी डिफाइंड फॉर विद द डोमेन ऑफ डेफिनेशन कंटेनिंग द इमेजेस ऑफ द पॉइंट्स इनसाइड z माइनस जेड जीरो mod ऑफ दैट लेस देन डेल्टा, right? So the composition GOF जो है, it is defined for all z in the neighborhood mod z minus z0 less than delta. GOF का डोमेन होगा mod z minus z0 less than delta, सारे के सारे पॉइंट in this neighborhood, ठीक है। अभी देखिए, अभी हम चलते हैं कंटिन्यूटी की ओर। So we'll assume that f is continuous at z0 and g is continuous at f of z0. f of z0 को हम बोल देंगे w0। तो ये दोनों फंक्शन कंटिन्यूस है, वो लेके चलते हैं, और हमें लास्ट में चाहिए GOF इज कंटिन्यूस एट z0, ही हमें लास्ट में चाहिए। सो पहले स्टार्ट करते हैं कंटिन्यूटी ऑफ f से। सिंस f इज कंटिन्यूस एट z0 फॉर एवरी रियल पॉजिटिव नंबर एप्सिलॉन 1, हम यहाँ पे एप्सिलॉन 1 लेंगे, रियल पॉजिटिव नंबर, देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव रियल नंबर डेल्टा सच दैट mod fz minus fz0 less than epsilon 1 whenever 0 less than mod z minus z0 less than delta। तो ये कंटिन्यूटी की डेफिनेशन ही हो गई। f कंटिन्यूस है तो इसके ऊपर हमने डेफिनेशन के हिसाब से ये पूरा रिजल्ट यूज किया कि mod fz minus f0 less than epsilon 1 whenever 0 less than mod z minus z0 less than delta। उसी हिसाब से g is continuous at fz0 or that is w0। That means for every positive real number epsilon, there exists positive real delta 1 such that mod g of w minus g of w0 less than epsilon whenever 0 less than mod w minus w0 less than delta 1। यहाँ पे हमने डेल्टा की जगह पे डेल्टा 1 लिया है, ठीक है। अभी देखिए w क्या है, w है f of z, ठीक है। w0 क्या है, f of z0। तो ये जो ये टर्म हुई जब gw माइनस gw0, ये हो गई g of f of z माइनस g of f of z0, right? Mod of that less than epsilon whenever 0 less than, again w is f of z माइनस w0 is f of z0। तो ये हो गई 0 लेस देन mod fz माइनस fz0 लेस देन डेल्टा 1। अभी देखिए यहाँ पे हमने पहली टर्म में mod fz माइनस fz0 लेस देन एप्सिलॉन 1 लिया हुआ है, दूसरी टर्म में यहाँ पे हमने mod fz माइनस fz0 लेस देन डेल्टा 1 लिया हुआ है। मतलब fz माइनस f0 का मोड है वो एप्सिलॉन 1 से भी छोटा है और डेल्टा 1 से भी छोटा है। तो हम क्या करेंगे, इसको साइमल्टेनियसली सेम करने के लिए हम लोग एक नया नंबर लेंगे गामा, दैट गामा इज मिनिमम ऑफ epsilon 1 and delta 1। Let us take this gamma to be minimum of epsilon 1 and delta 1, यानी कि mod fz minus fz0 है वो डेल्टा 1 से भी छोटा है, mod fz minus fz0 है वो epsilon 1 से भी छोटा है, यानी कि डेल्टा 1 एप्सिलॉन से जो भी मिनिमम है उससे भी छोटा ही होगा, दोनों से छोटा है, मतलब दोनों में से जो भी मिनिमम है उससे भी छोटा होगा, मतलब mod fz minus fz0 will be less than gamma।
ठीक है। तो ये हो गई फर्स्ट टर्म, mod fz माइनस fz0 लेस देन गामा। अभी हम एक सीक्वेंस लेंगे। हम कहां से स्टार्ट किए हुए थे? हम स्टार्ट किए हुए थे फंक्शन f की कंटिन्यूटी से। यहां पे हमने लिखा था mod fz माइनस fz0 लेस देन एप्सिलॉन 1 व्हेनेवर 0 लेस देन mod z माइनस z0 लेस देन डेल्टा। तो यहां से हम स्टार्ट करेंगे, जहां जहां 0 लेस देन mod z माइनस z0 लेस देन डेल्टा होता है, वहां वहां mod fz माइनस fz0 लेस देन एप्सिलॉन 1 होगा। और ये लेस देन एप्सिलॉन 1 है तो ये लेस देन गामा भी होगा, ठीक है ना। अगर ये लेस देन गामा है तो ये लेस देन डेल्टा 1 भी होगा, क्योंकि गामा है वो एप्सिलॉन 1 और डेल्टा 1 से मिनिमम है, वो दोनों में से मिनिमम वाला है। तो अगर mod fz माइनस fz0 लेस देन गामा है तो mod fz माइनस fz0 लेस देन डेल्टा 1 भी होगा। और अगर mod fz माइनस fz0 लेस देन डेल्टा 1 है तो mod ऑफ g ऑफ fz माइनस g ऑफ fz0 है वो लेस देन एप्सिलॉन होगा। यस, तो यहां से शुरू करते हमने ये रिजल्ट लिया और यहां से शुरू करते हमने ये कंक्लूजन लिया। यानी हमें कंक्लूजन क्या मिला कि फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 और एवरी पॉजिटिव रियल नंबर एप्सिलॉन देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव रियल नंबर डेल्टा सच दैट mod g of fz minus g of fz0 less than epsilon whenever 0 less than mod z minus z0 less than delta। और ये डेफिनेशन क्या हो गई? ये डेफिनेशन हो गई कंटिन्यूटी की, यानी कि लिमिट और लिमिट ऑफ g of fz when z tends to z0 will be g of fz0, ठीक है ना। यानी कि g of fz that is g of z is continuous at z0, क्योंकि g of fz को हम लिख सकते हैं g of, सो इसको हम ऐसे रीड कर सकते हैं लिमिट z टेंड्स टू z0 g of z इक्वल टू g of z0, यानी कि g है वो z0 के ऊपर कंटिन्यूस है। दैट मीन्स g एंड f दोनों कंटिन्यूस हमें दिए गए थे। f जो था वो z0 के ऊपर कंटिन्यूस था, g था वो f ऑफ z0 के ऊपर कंटिन्यूस था। तो g हमारा वो z0 के ऊपर कंटिन्यूस मिल गया, यानी कि कंपोजिशन ऑफ टू कंटिन्यूस फंक्शन इज कंटिन्यूस। दैट इज प्रूव्ड। आगे चलते एक और लेमा की ओर। द नेक्स्ट लेमा इज इफ अ फंक्शन इज कंटिन्यूस एट अ सर्टेन पॉइंट z0, कोई एक पॉइंट के ऊपर अगर फंक्शन कंटिन्यूस होता है और f ऑफ z0 इज नॉट इक्वल टू 0, जहां पे पॉइंट कंटिन्यूस है वहां पे फंक्शन की वैल्यू नॉन जीरो है, तो fz इज नॉन जीरो थ्रू आउट सम नेबरहुड ऑफ z0, यानी कि कोई एटलीस्ट एक नेबरहुड मिलेगा कि उस नेबरहुड के सभी पॉइंट के ऊपर फंक्शन नॉन जीरो होगा। अगर फंक्शन कोई एक पॉइंट के ऊपर कंटिन्यूस है और उस पॉइंट के ऊपर फंक्शन नॉन जीरो भी है, तो उस पॉइंट का एक नेबरहुड ऐसा मिलेगा, एटलीस्ट वन नेबरहुड ऐसा मिलेगा कि उस नेबरहुड में सभी जगह सभी पॉइंट के ऊपर फंक्शन नॉन जीरो होगा। fz इज नॉन जीरो थ्रू आउट दैट नेबरहुड ऑफ z0। चलिए प्रूफ की ओर बढ़ते हैं। सिर्फ कंटिन्यूटी का यूज करना हमें एप्सिलॉन की स्टैंडर्ड वैल्यू लेके, स्पेशल वैल्यू लेके। तो हमें दिया गया है कि f इज कंटिन्यूअस एट z0, दैट मींस फॉर एवरी पॉजिटिव रियल नंबर एप्सिलॉन देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव रियल नंबर डेल्टा सच दैट, हम वो लिमिट वाली डेफिनेशन मतलब mod ऑफ fz माइनस fz0 वाली डेफिनेशन लेंगे, mod fz माइनस fz0 लेस देन एप्सिलॉन व्हेनेवर 0 लेस देन mod z माइनस z0 लेस देन डेल्टा। अभी ये फॉर ईच एप्सिलॉन के लिए सही है। कोई भी एप्सिलॉन की वैल्यू हम लेंगे तो ये जो टर्म है वो बनता है 0 लेस देन mod z माइनस 0 लेस देन डेल्टा इंप्लाई mod fz माइनस fz0 लेस देन एप्सिलॉन। इट इज ट्रू फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन। तो एज अ स्पेशल केस वी टेक एप्सिलॉन टू बी mod fz बाय 2। हम स्पेशल केस में एप्सिलॉन को ले लेते हैं mod fz0 बाय 2 ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, जहां पे एप्सिलॉन है वहां पे हम रख देंगे mod fz0 बाय 2। तो ये टर्म मिल जाएगी हमें mod fz माइनस fz0 लेस देन mod fz0 बाय 2 व्हेनेवर 0 लेस देन mod z माइनस z0 लेस देन डेल्टा। तो ये हो गया हमारा कंटिन्यूटी का पोर्शन एज अ स्पेशल वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन इक्वल टू mod fz बाय 2। ये हमने स्पेशल वैल्यू ली थी, ठीक है। आगे हमें क्या प्रूव करना है कि fz जो है वो z0 के कोई एक नेबरहुड में थ्रू आउट नॉन जीरो है। तो हम उसके कॉन्ट्ररी कुछ एज्यूम कर देते हैं, हमें लास्ट में कॉन्ट्रडिक्शन मिलेगा। तो हम कॉन्ट्ररी क्या एज्यूम कर लेते हैं, एज्यूम इट पॉसिबल दैट देयर एग्जिस्ट ए पॉइंट
in every neighborhood of z0 such that fz1 is 0। हमें प्रूव ये करना है कि फंक्शन जो fz है वो z0 के कोई एक नेबरहुड ऐसा मिलेगा कि जहां पे फंक्शन थ्रू आउट नॉन जीरो है, राइट, थ्रू आउट नॉन जीरो है। हम एज्यूम ये करते हैं कि z0 के सारे नेबरहुड में एक पॉइंट, कोई भी नेबरहुड हम ले लो, उसमें सारे के सारे नेबरहुड में हमें कोई एक पॉइंट ऐसा मिलेगा कि जहां पे फंक्शन जीरो है। ये जो कॉन्ट्राडिक्शन वाली बात हुई, ये जो कॉन्ट्राडिक्शन वाला एजम्पशन हुआ, ठीक है ना, तो हम कॉन्ट्राडिक्शन वाला एजम्पशन लेके चलते हैं कि एज्यूम ए पॉसिबल दैट fz is non-zero at a certain point z1, राइट, f of z1 इक्वल टू 0 होता है। और हम नेबरहुड यही ले लेते हैं, डेल्टा नेबरहुड वाला, जो mod fz minus z0 less than delta है। So assume a possible there exists a point z1 in the delta neighborhood 0 less than mod z minus z0 less than delta such that fz1 equal to 0। ये हमने कॉन्ट्ररी एज्यूम किया है, तो हमें कहीं ना कहीं कॉन्ट्राडिक्शन मिलेगा। तो आगे जाते हैं, तो क्या मिलेगा हमें, देन वी गेट 0 less than, देखिए, mod z minus z0 less than delta for all z in the neighborhood we had that mod fz minus fz0 less than mod fz0 by 2। ये z0 के नेबरहुड के कोई भी पॉइंट के लिए ये टर्म हमें मिलती है। z0 के डेल्टा नेबरहुड के कोई भी पॉइंट के लिए हमें ये मिलता है mod fz minus fz0 less than mod fz0 by 2, कोई भी पॉइंट के लिए। तो हम स्पेशल पॉइंट z1 लेके चलते हैं, तो हमें क्या मिलेगा कि z1 के लिए 0 less than mod z1 less than minus z0 less than delta imply mod f of z1 minus f of z0 less than mod fz0 by 2। यानी कि कोई जनरल z वेरिएबल को रिप्लेस करके हम कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट ले लेते हैं z1 उसी नेबरहुड का, तो वो पर्टिकुलर पॉइंट के लिए भी ये टर्म सही बनती है। पूरे के पूरे नेबरहुड के कोई भी पॉइंट के लिए अगर वो सही हो तो कोई एक पॉइंट के लिए भी वो सही होगी। अभी fz1 क्या है हमारा, हमने एज्यूम किया है 0, तो fz1 हो गया 0, तो mod z minus fz0 less than mod fz0 by 2, यानी कि हमें क्या मिल गया, mod fz0 less than mod fz0 by 2 है। अभी ये तो सही नहीं है, इट इज कॉन्ट्राडिक्शन। लेफ्ट हैंड साइड वो फुल नंबर है, राइट साइड उसका आधा है, तो फुल नंबर कैन नॉट बी लेस देन mod fz0 by 2, ठीक है ना, तो ये सही नहीं है, इट इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। सो दिस गिव्स यू अ कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन क्यों मिला हमें, क्योंकि हमने ये एज्यूम किया था कि कोई एक पॉइंट z1 जो है नेबरहुड ऑफ z0 में, कि वहां पे हमें fz1 0 मिलता है, यानी कि fz1 0 नहीं है। कोई भी ऐसा पॉइंट हमें नेबरहुड ऑफ z0 में नहीं मिलता है जहां पे फंक्शन की वैल्यू 0 होती है, यानी कि fz इज नॉट इक्वल टू 0 थ्रू आउट सम डेल्टा नेबरहुड ऑफ z0। तो हमें z0 का ऐसा नेबरहुड मिल गया जहां पे सारे के सारे पॉइंट के आगे फंक्शन की वैल्यू जो है नॉन जीरो है। तो ये हमने डिस्क्रिप्टिव आइडिया देखा कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के बारे में। पहले हमें देखा कि फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल की कंटिन्यूटी की डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन के हिसाब से हमने एल्जेब्रिक प्रॉपर्टी हमने स्टडी की, और उसके बाद हमने देखा कंपोजिशन ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन इज कंटिन्यूअस, और लास्ट में हमने ये देखा कि अगर कोई एक फंक्शन कोई एक पॉइंट के ऊपर कंटिन्यूअस भी है और नॉन जीरो भी है, तो उस पॉइंट का एक एटलीस्ट वन नेबरहुड ऐसा मिलेगा कि उस नेबरहुड में थ्रू आउट जो फंक्शन है वो नॉन जीरो होगा। सो ये लेक्चर हम यहीं पे खत्म करते हैं, कंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। सो आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग द वीडियोस ऑन द कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। थैंक यू।